Friends, this week there were two biggest trigger for Indian markets. Number one was GDP data. जी हाँ दोस्तों, जीडीपी के क्वार्टर फोर के डेटा पब्लिश होने वाले थे और क्वार्टर फोर यानी फाइनेंशियल ईयर 24 का आखिरी क्वार्टर। तो क्वार्टर फोर के आने से फाइनेंशियल ईयर 24 की भी हाई क्लैरिटी आ जाएगी कि भी जीडीपी के डेटा कैसे आए, क्या ग्रोथ है, क्या ग्रोथ का ट्रेंड बरकरार है कि धीमी पड़ी है ग्रोथ की गति दुनिया के साथ। दोस्तों तो हम आज चेक करेंगे जीडीपी ग्रोथ। दूसरा ट्रिगर था दोस्तों इलेक्शन के नतीजे जो कि 4 जून को आने वाले हैं। तो इलेक्शन के नतीजे आएंगे तब हम देखेंगे। फिलहाल दोस्तों समय आया है जीडीपी डेटा को एनालिसिस करने का। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों के साथ जीडीपी के डेटा पे कुछ बात करूंगा। दोस्तों हम कोई सुंदर पीपीटी या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे ये चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि प्रॉपर जो पीडीएफ फाइल मिनिस्ट्री से डाउनलोड की है उसको देख के कैसे एनालिसिस करें उस पे बातचीत करेंगे, ताकि भविष्य में जब भी आपको ऐसे डेटा पढ़ने हो तो आपको ध्यान रहे कि इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है। राइट, सो रेडी हो दोस्तों आप लोग? अगर रेडी हो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ताकि इस प्रकार के सारे लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिल सके। राइट, तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने 4 टैब ओपन करके रखे हुए हैं। एक जहां पे मैंने कुछ हाइलाइट्स लिखी है, राइट, कि पीडीएफ फाइल में से बढ़ के इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो उनकी एक हाईलाइट बनाई। साथ में दोस्तों मैंने यूएस के जीडीपी डेटा, इंडिया के लेटेस्ट अपडेटेड जीडीपी की पीडीएफ फाइल और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये तीनों इसलिए रखा है ताकि पहले मैं ये जान पाऊं कि अभी हम कहाँ पे है और हमारे बाकी दूसरी कंट्रीज क्या कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों 2023 का जहां पे जीडीपी का एस्टिमेट दिया हुआ है। दोस्तों वर्ल्ड जीडीपी एज यू कैन सी एज पर आईएमएफ 3.2% का ग्रोथ था। 2023 के वर्ल्ड के डेटा अभी भी पब्लिश नहीं हुए हैं, अभी एस्टिमेटेड है, क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसी भी है जैसे इंडिया जैसी जिनके अप्रैल टू मार्च डेटा आते हैं। राइट, तो सबका कंपाइल करके डेटा आएगा तो अब आपको 2023 के डेटा मिलेंगे। राइट, पर यस, वर्ल्ड को उम्मीद थी कि भी दुनिया का ग्रोथ 3.2% से होगा, जहां पे एडवांस इकोनॉमीज वीक रहेगी 1.6% के साथ, इमर्जिंग मार्केट 4.2% से 3% से ग्रो करेंगे। इंडिया से दोस्तों जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद थी 7.8% की, और चाइना जो कि डार्क हॉर्स था दोस्तों, जबरदस्त ग्रोथ पिछले पूरे 20 सालों में किया है, उनसे 5.2% ग्रोथ की उम्मीद थी। और यूएस वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2.5% से। दोस्तों इससे इतना पता चलता है कि भाई 21वीं सदी है बड़ी चैलेंजिंग, क्योंकि 20वीं सदी में तो वर्ल्ड का ग्रोथ हमेशा 5% से ऊपर रहा, पर 20वीं सदी में भारत अंडर परफॉर्मर था। दोस्तों भारत ने 20वीं सदी में अच्छा ग्रोथ नहीं किया, जबकि 1991 में जो कुछ प्रॉब्लम भी आए, और कि वो टाइम था जब दुनिया के दूसरे देश बढ़िया ग्रोथ कर रहे थे, इसके कारण हम काफी दोस्तों पीछे रह गए। इनफैक्ट चाइना, जो दोस्तों इंडिया जितना ही जीडीपी प्रोड्यूस करता था, दोस्तों 1980 तक इंडिया चाइना दोनों सिमिलर थे, पर 1980 के बाद दोस्तों चाइना ने जो वहां पे जो रेगुलेशंस किए उससे चाइना का ग्रोथ जबरदस्त आया, और चाइना ने आज भारत से 5 गुना बड़ा इकोनॉमी बन गया जो सिमिलर था भारत। राइट, तो 20th सेंचुरी अच्छी नहीं थी हमारे लिए। 21st सेंचुरी में हम देख रहे हैं दोस्तों भारत से बड़ी उम्मीदें हैं। चलो भारत से उम्मीदें बड़ी है, पर चाइना तो ग्रोथ इंजन है। दोस्तों अभी कुछ सालों में भारत चाइना से भी ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। दोस्तों अगर इसी प्रकार से चाइना से ज्यादा ग्रोथ इंडिया करता चला गया कंसिस्टेंटली फॉर सम टाइम, कुछ पूरे दशक, तो दोस्तों हो सकता है यस ये जो इतनी बड़ी गैप हुई है चाइना भारत के बीच में ये कम हो जाएगी। राइट, पर यस कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए दोस्तों। राइट, तो उम्मीद हमने देख ली दोस्तों, वर्ल्ड से 3.2, इंडिया से 7.8, और हम चाइना से ज्यादा ग्रोथ करने वाले थे। यूएस 2.5,
यहाँ पे हम यूएस के भी डेटा देख लेते हैं दोस्तों। यूएस के जो अभी क्वार्टर वन के डेटा है, यूएस के केस में क्वार्टर वन है ये। क्यों क्वार्टर वन दोस्तों? क्योंकि जैन फेब मार्च वहां का क्वार्टर वन है दोस्तों। जैन फेब मार्च का जीडीपी ग्रोथ खाली 1.3% का रहा, जो कि दोस्तों कम है, पूरा है। उसके प्रीवियस क्वार्टर दोस्तों 3.4%, यानी क्वार्टर फोर में जो 3.4% का ग्रोथ था उससे कम होके 1.3% आया है। तो यूएस की हाल तो हम यहां से देख सकते हैं, राइट। पर भारत पे जो इतना पॉजिटिव आउटलुक था 7.8, यानी यूएस से इन लोगों को 3 गुना ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद। देखते हैं यूएस अगर 1.3% ग्रोथ लेके आया है तो इंडिया क्या सही में यूएस से 3 टाइम्स ज्यादा ग्रोथ लेके आया है कि क्या लेके आया है? तो ये दोस्तों डेटा मैंने मिनिस्ट्री की वेबसाइट से डाउनलोड किया, राइट। तो आपके सामने है ये पूरा डेटा। ये डेटा दोस्तों क्या कहता है, लेट अस स्टडी इट। दोस्तों सबसे पहले इसी डेटा में से मैंने कुछ हाईलाइट लिखी हुई है। ये हाईलाइट कल आपको मैंने प्रोवाइड भी की, राइट। तो देखो कैसे हमने बनाई थी। रियल जीडीपी ग्रोथ, ये हमेशा याद रखो दोस्तों कि जीडीपी ग्रोथ दो प्रकार से देखा जाता है। एक, इन्फ्लेशन को ध्यान में लिया जाता है, जैसे रियल जीडीपी ग्रोथ में जो दाम बढ़ते हैं दाम को ध्यान में नहीं रखा जाता है, राइट। रियल जीडीपी ग्रोथ में एक्चुअल वॉल्यूम बेस्ड ग्रोथ देखा जाता है कि भी सही में माल कितना ज्यादा बिका है, राइट। अगर दाम भी ऐड करेंगे तो दाम बढ़ने से जो वॉल्यूम होता है वो तो बहुत ज्यादा होगा, राइट। तो ये रियल जीडीपी ग्रोथ है, यानी एक्चुअल वॉल्यूम में कितना भारत से ग्रोथ। सो रियल जीडीपी ग्रोथ 8.2% 2023-24 में एस्टिमेट रहा दोस्तों। 8.2, यानी यस यू कैन नो दोस्तों, शानदार रहा। 2022-23 में 7% का रियल जीडीपी ग्रोथ था, उसके मुकाबले 8.2 इज अमेजिंग। और वैसे भी जहां पे दूसरी कंट्रीज दोस्तों 1.32% पे जा रही है, भारत अगर 8% का ग्रोथ लाता है तो हमने 4 गुना ग्रोथ किया है दोस्तों। और ये भी जान लीजिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अगर 7.8% का एस्टिमेट रखा था, ये आप देख लो, ग्रीनेस्ट कंट्री इंडिया है दोस्तों। आपको इंडिया जैसा डार्क दूसरा कोई कंट्री नहीं मिलेगा, यानी पूरी दुनिया में दोस्तों सबसे तगड़ा ग्रोथ अगर कोई हो रहा है तो वो भारत से उम्मीद है, राइट। पर ये जो ग्रोथ है दोस्तों, इस ग्रोथ से भी ज्यादा हमने प्रूव करके बताया है। 7.8 नहीं दोस्तों, 8.2%। मैं याद करा दूं दोस्तों आपको, जब आरबीआई ने डेटा पब्लिश किए थे तब भी आरबीआई ने बताया था कि यस 8% से ज्यादा ग्रोथ हमारा रहना चाहिए। एंड सी देवर राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो रियल जीडीपी ग्रोथ 8.2% रहा। अब ये कैसे देखने का, मैंने यहाँ पे पीडीएफ ओपन की। सबसे पहले देखो, ये पूरा मैं डाउन स्क्रॉल कर रहा हूँ। अगर आपको एक्सेल शीट चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो एक्सेल शीट डायरेक्टली, ताकि पूरे डेटा एक्सेल में आ जाए, राइट। देखो इन्होंने भी हाइलाइट्स दी हुई है, राइट। हम सीधे डेटा पे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे चार्ट भी शानदार दिया है ऑलरेडी बना के दोस्तों। मैं इतने समय से जीडीपी के डेटा आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, लेकिन बने बनाए चार्ट नहीं होते, टेबल होते फॉर्मेट, हमें चार्ट बनाने पड़ते। पर बढ़िया, ये तो देखो कितना अच्छा एनालिसिस करके ऑलरेडी दिया हुआ है इन्होंने। 8.2% 2023-24 में रियल जीडीपी ग्रोथ आया, जो पिछले साल के 7.0 से बहुत अच्छा है। वो छोड़ो दोस्तों, ओवरऑल हिस्टोरिकल अगर आप जीडीपी देखो तो यस, कोविड में यहाँ पे डीप आया था। कोविड में नेगेटिव ग्रोथ था, पर ये तो पूरी दुनिया का था क्योंकि लॉकडाउन थे। पर कोविड को दूसरे ही साल भारत ने पार करके लाइफ टाइम हाई बना दिया था, राइट। और यस ये साल तो 8.2 यानी पिछले साल से भी ज्यादा, राइट। तो इंडिया का ग्रोथ दोस्तों शानदार है। हम प्री कोविड देखें तो कोविड से पहले भी जैसे 1920 3.9, 18 19 6.5, 17 18 6.8, इन सारे सालों से बेहतर साल रहा 8.2%, राइट। सो यस फ्रेंड्स, अमेजिंग। अब ये कौन सा ग्रोथ है दोस्तों? जैसा हमने बताया आपको, ये कांस्टेंट यानी रियल जीडीपी ग्रोथ है, राइट।
साथ में एनुअल ग्रॉस वैल्यू एडेड का भी डेटा दिया हुआ है, राइट। तो GVA 7.2% से बढ़ा, जो पिछले साल के 6.7% के मुकाबले काफी अच्छा रहा, राइट। नाउ आई एम मूविंग फर्दर। ये डेटा मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले प्योर डेटा पे आ जाते हैं दोस्तों, टेबल पे, राइट। देखो डाउनफॉल करके मैं नीचे आया, एंड हियर यू कैन सी ये जो डेटा दिए हुए, ये एनुअल जीडीपी डेटा है आपके 11-12 के प्राइजेस से, मतलब 11-12 के दामों को ध्यान में रख के ये डेटा किए। तो इसमें 11-12 के बाद जो दाम बढ़े होंगे उसको कंसिडर नहीं किया है, यानी रियल ग्रोथ, राइट। सो जीडीपी यू कैन सी, जैसे ग्रॉस वैल्यू एडेड 7.2% का शानदार है दोस्तों दुनिया से। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 8.2% का जबरदस्त रहा। आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे मैं वापस आया और देखो वर्ल्ड कितने से बढ़ेगा, 3.2। सो 3.2 किधर, 8.2 किधर। दोस्तों भारत का जो इंजन है ये शानदार बढ़ता जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देखो बहुत सी नेगेटिव बातें भी भारत के बारे में होती है, और ऐसे लोगों से जिनसे हम क्या उम्मीद रखें दोस्तों। अभी बाहर के लोग तो बोलते ही है, यहाँ के भी लोग बोलते हैं भारत में बुरा चल रहा है। आप मेरे को ये बताओ, ये डेटा के आधार पे क्या सही में भारत बुरा कर रहा है? अगर भारत बुरा कर रहा है तो दूसरा कोई देश तो बताओ जो भारत जैसा ग्रोथ कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत का सब बढ़ रहे, भारत का ग्रोथ भी अच्छा है, ऐसा नहीं है। सब जगह ग्रोथ में प्रॉब्लम है, पर भारत में सबसे ज्यादा ग्रीन सिग्नल दे रहा है। तो ये तो एक सामान्य बुद्धि की बात है दोस्तों, बिल्कुल लॉजिकल चीज है जो किसी को भी समझ में आनी चाहिए दोस्तों। अब डेवलप्ड इकोनॉमी कोई भी देखो, इधर मैंने सबसे बड़ी इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट डाली, दूसरे नंबर की चाइना डाली, अब जापान, जर्मनी, कहीं भी डेवलप्ड इकोनॉमीज देखो दोस्तों, भारत जैसा कोई भी नहीं बढ़ रहा है, राइट। तो इट्स अंडरस्टैंडेबल दोस्तों, भी इसमें कोई आके बोले कि भारत अच्छा है तो ही आप मानोगे, हद हो गई, राइट। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अब ये 174 लाख करोड़ का जीडीपी हुआ, पर ये रियल जीडीपी किसके बेस पे हुआ? वॉल्यूम के बेस पे। इसमें प्राइस को इंक्लूड करेंगे जब हम सही में जीडीपी देखेंगे कि एक्चुअल जीडीपी कितना रहा इन द टर्म्स ऑफ रूपी वैल्यू, राइट। ये डेटा भी देखेंगे इसके साथ हम लोग। दोस्तों जस्ट अ मिनट, मैंने और एक डेटा दिया हुआ है जो जानना बहुत जरूरी है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। दोस्तों नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ यानी हर साल कंपनियां दाम बढ़ाती है। पिछले साल गाड़ियों ने दाम बढ़ाए, सीमेंट ने दाम बढ़ाए, स्टील ने दाम बढ़ाए, तो इन दाम को भी ध्यान में ले, राइट। तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेटेड एट 9.6% इन फाइनेंशियल 2023-24। ये साल का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कितना रहा? 9.6%। पिछले साल दोस्तों ये 14.2% था। अब दोस्तों ध्यान से देखो, ये क्यों पिछले साल 14.2% का ग्रोथ था? क्योंकि पिछले साल इन्फ्लेशन बड़ा हाई था, तो इन्फ्लेशन की वजह से इन्फ्लेटेड प्राइसेस थे, राइट। अब ये साल कई कंपनियों ने दोस्तों दाम नहीं बढ़ाए, राइट। तो प्रोडक्शन बढ़ा, जैसे आप एशियन पेंट का उदाहरण ले लो, सुप्रीम इंडस्ट्री का उदाहरण ले लो। कई इंडस्ट्रीज है जहां पे वॉल्यूम अच्छे बढ़े हैं, पर प्रोडक्ट के दाम प्रीवियस ईयर ऑलरेडी इतने बढ़ा दिए थे कि ये साल उन्होंने दाम ही नहीं बढ़ाए। तो आपको सेल्स ग्रोथ बढ़िया नहीं दिखेगा वहां। तो आप ये नहीं कह सकते कि धंधा नहीं है, धंधा तो बढ़िया ही है, राइट। धंधा किस टर्म पे बढ़िया है? वॉल्यूम के टर्म पे। पर इस साल चैलेंजेस क्या रहे? दाम नहीं बढ़े, राइट। तो यही चीज आप इधर भी देख पाओगे दोस्तों, पिछले साल के 14.2% के सामने ये साल नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 9.6% का रहा। अब 9.6% दोस्तों बुरा नहीं है, बड़ा शानदार ग्रोथ है। क्योंकि अब जब हम वर्ल्ड से अपने आप को दोस्तों कंपेयर करेंगे, तो वर्ल्ड में जब आप जीडीपी के डेटा देखते हो, वो जो जीडीपी के डेटा होते हैं दोस्तों, वो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के डेटा शेयर करते हैं, राइट। जिससे हमें एक्चुअल रियल जीडीपी ग्रोथ भी पता चले और साथ में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ भी पता चले, राइट फ्रेंड्स। तो मैं वापस से जीडीपी के डेटा पे आ जाता हूं, और ये हमने देखा था रियल जीडीपी ग्रोथ जो 8.2% से बढ़ा था। मैं थोड़ा डाउन स्क्रॉल करके नीचे आया तो अब देखो करंट प्राइस का डेटा दिया हुआ है कि भी अभी के दाम को अगर हम ध्यान में ले तो जीडीपी कितना बढ़ा है। दोस्तों जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पिछले साल 270 लाख करोड़ था,
270 लाख करोड़ से बढ़ के इस बार 2023-24 फाइनेंशियल ईयर हमारा है। दुनिया के लिए 2023 है जहां पे दिसंबर एंड हो गया, पर हमारे लिए जैन फेब मार्च भी है क्वार्टर फोर, राइट। तो हमारे केस में 2023-24 ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 295 लाख करोड़ रहा। दोस्तों मैं आप लोगों के साथ जरूर ये बात शेयर करूंगा कि पिछली कितनी मीटिंग से हम कह रहे थे कि 294 लाख करोड़ का हमारा जीडीपी का अनुमान, देखो बिल्कुल करीब ही आया है। मैंने इनफैक्ट कई मीटिंग्स में बताया भी है कि भी 5-6 लाख करोड़ से थोड़ा हम टारगेट मिस करेंगे यार, थोड़ा दम लगा दो 300 लाख करोड़ पार हो जाएगा, पर नहीं हुआ दोस्तों। ये क्लोजिंग है 295 लाख करोड़ का हमारा जीडीपी रहा, जो 9.6% का दोस्तों शानदार ग्रोथ रहा। जब आप सुनते हो दुनिया से कि भाई भारत का जीडीपी 3.7 ट्रिलियन है, तो ये 3.7 ट्रिलियन रियल जीडीपी के बेस पे नहीं, 3.7 ट्रिलियन जीडीपी एट करंट प्राइस के हिसाब से हुआ, राइट। तो अब जब आप गिनोगे 3.7 ट्रिलियन से, जब हम 2024-25 यानी दुनिया के लिए 2024 में एंटर होंगे, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, अब इस बार हम लोग 4 ट्रिलियन पहुंचेंगे, राइट। 10% से अगर ग्रोथ किया दोस्तों, कोई डाउट नहीं है ये बार हम 4 ट्रिलियन का स्टैम्प लगाने वाले हैं, राइट। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन रीड 9.6%। पिछले साल के 270 लाख करोड़ के सामने दोस्तों हमने देखा, राइट। इसके बाद और क्या डेटा है दोस्तों जरूरी, दोस्तों यू कैन सी हियर प्राइमरी सेक्टर ग्रोथ। देखो यहाँ पे सेक्टोरियल ग्रोथ भी दिया हुआ है, तो सेक्टोरियल ग्रोथ यानी क्या दोस्तों, जीडीपी कंपाइल होती है भारत की सारी इंडस्ट्रीज को मिला के, जहां पे प्राइमरी सेक्टर होता है दोस्तों। सबसे पुराना सेक्टर हुआ प्राइमरी सेक्टर, राइट, जिसमें एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, कॉरिंग, पहले दुनिया भर को जीडीपी इसी सेक्टर से आती थी। पर जैसे जैसे देश आगे बढ़ने लगे, मैन्युफैक्चरिंग आया, फिर सेकेंडरी सेक्टर का नाम हुआ। सेकेंडरी के बाद अब टर्शियरी सेक्टर है, जो डेवलपिंग इकोनॉमी को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है, राइट। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जो होगी वहां पे अभी भी प्राइमरी सेक्टर की बोलबाला हो। अब भारत में अगर हम देखें तो प्राइमरी सेक्टर का रियल जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड 2023-24 में 2.1% रहा, पिछले साल के 4.4% के मुकाबले डाउन रहा। तो दोस्तों आप देख सकते हो प्राइमरी सेक्टर वीक रहा ये साल, अच्छा नहीं रहा, जिसमें एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग का ग्रोथ 1.4% हुआ, जो पिछले साल 4.7% था। इसी प्रकार से इसमें दोस्तों कुछ ऐसी भी प्रोडक्ट आती है जिनको मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, राइट, जैसे माइनिंग एंड कोरिंग। माइनिंग एंड कोरिंग में दोस्तों आपका कोल भी आता है जिससे बिजली उत्पादन करते हैं, राइट। तो माइनिंग एंड कोरिंग में वीक ग्रोथ नहीं, इनफैक्ट इनका जीवीए 7.1% के ग्रोथ का रहा, राइट। पिछले साल के 1.9% के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग रहा, राइट। सो दिस इज योर प्राइमरी सेक्टर ग्रोथ। अब ये जीडीपी डेटा में किधर देखने का, चलो ये देख लेते हैं दोस्तों। चलो इसके लिए हम वापस से जीडीपी के डेटा में जाते हैं, और ये अभी हमने जीडीपी देखा एट करंट प्राइस में। इसको और डाउन स्क्रॉल कर रहा हूं तो मुझे और एक इंपॉर्टेंट डेटा मिला कि सेक्टर वाइज दोस्तों जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं उनको सेक्टोरियल जीडीपी देखना जरूरी है। पहला तो हमने भारत का जीडीपी ग्रोथ देखा, जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जब भारत का जीडीपी 8.2% से बढ़े, राइट, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया ऑलरेडी, करंट प्राइस पे तो 9.6%। शेयर बाजार में करंट प्राइस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो कंपनीज देखते हो, लिस्टेड कंपनीज, इनके तो आप रेवेन्यू ग्रोथ देखते हो, तो रेवेन्यू ग्रोथ यानी करंट प्राइस पे होता है, राइट। जैसे आपने देखा कि मारुति ने 20 लाख गाड़ियां बेची, राइट, तो जो गाड़ियां बेची दैट इज रियल जीडीपी ग्रोथ। पर गाड़ियों के दाम भी बढ़ा है तो उनका तो धंधा 20% से बढ़ा, तो 20%, 20% का जो ग्रोथ है दैट इज अ करंट प्राइस, राइट। तो दाम बढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, तो रेवेन्यू बड़ा जरूरी है कोई भी कंपनीज में। सो यस दोस्तों, जब हम इन्हें यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ देखा तो अब इनके साथ
सेक्टर पे क्यों देखने का, ताकि हमारा ये भी ध्यान रहे कि मैं निवेश कहाँ पे ज्यादा रखूं इन करंट सिनेरियो, राइट। जैसे ये है दोस्तों आपके बेस प्राइस पे, यानी रियल जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से डेटा। प्राइमरी सेक्टर के अभी हमने देखे, एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक जैसे 1.4% और माइनिंग एंड कॉरिंग 7.1%। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। टोटल जो आपका जीडीपी था, राइट, उसमें कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और कितना ग्रोथ है वो भी क्लियर हो गया, राइट। देखो जीवी अगर 7.2% से बढ़ा है तो प्राइमरी सेक्टर का तो ग्रोथ बिल्कुल अच्छा नहीं रहा 2.1 पर। ये ऐसा ही होता है, प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ कम रहेगा। तो आप जब पोर्टफोलियो बनाओ और पोर्टफोलियो में मान लो 100 में से 80% या 50% कंपनीज प्राइमरी सेक्टर में से होगी तो पोर्टफोलियो भी तो अंडर परफॉर्म करेगा, क्योंकि ग्रोथ ही नहीं है इधर। तो उससे ज्यादा वेटेज किधर होना चाहिए, ये देखो सेकेंडरी सेक्टर में कितना है दोस्तों, 9.7%। देखो जो मैंने हाइलाइट्स दी थी उसमें भी देखो यही चीज दी हुई है। सेकेंडरी सेक्टर जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी। अब मुझे किसने बोला कि भाई ये सब इसमें इंक्लूड होता है, देखो यहाँ पे दिया हुआ ही तो है ऑलरेडी, इसमें मेरे को दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, राइट। सो एज यू कैन सी, जैसा मैंने हाईलाइट में भी आपको दिया था ताकि आप नेक्स्ट टाइम हाईलाइट को रिलेट कर सको, राइट। देखो रियल जीवी ग्रोथ 9.7 रहा 2023-24, यू कैन सी 9.7। अब मुझे बताओ दोस्तों सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ कैसा रहा, 9.7% इज गुड और बैड ग्रोथ, शानदार ग्रोथ बोलेंगे इसको। तो सेकेंडरी सेक्टर में दोस्तों फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि 20वीं सदी में भारत ने बड़ा अंडर परफॉर्म किया था। हमने अंडर परफॉर्म किया था, इसके पीछे का कारण हमारा अंडर परफॉर्मिंग सेकेंडरी सेक्टर भी था, क्योंकि पूरी दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आगे बढ़ रही थी और वो टाइम हम लोग तो लाइसेंस राज में जी रहे थे। मतलब आप लोगों को परमिशन ही नहीं थी बिजनेस की, तो कैसे आप लोग बिजनेस करोगे। ये वो दौर है दोस्तों जब पीएलआई स्कीम्स है, मेक इन इंडिया पे जोर दिया जा रहा है। तो दोस्तों सेकेंडरी सेक्टर वीक रह भी नहीं सकता ना। अब दोस्तों अभी जब सब अलग अलग, आपने देखा होगा पार्टीज, मैं बहुत पॉलिटिक्स पे बोलना नहीं चाहूंगा दोस्तों, लेकिन ये भी हमने देखा कि कुछ पार्टीज ये कह रही थी कि भी मैन्युफैक्चरिंग पे जो इतना आप फायदा दे रहे हो ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से देश को ग्रोथ नहीं मिलने वाला है, देश को ग्रोथ खाली टैरिशरी देगा। तो पीएलआई स्कीम, मेक इन इंडिया, ये सब बेकार है, इस पे जो सब्सिडी दे रहे हो ये सब्सिडी को निकाल देनी चाहिए। अब पता नहीं, अगर सही में निकाल देंगे, देखो पहले नहीं मिलती थी तो ये ग्रोथ भी हमने कभी सेकेंडरी सेक्टर का इतना बढ़िया देखा नहीं था। अब ये मिल रहा है, देखो कितना बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। और अगर भगवान न करे बेनिफिट्स निकाल दिए तो क्या हो मैन्युफैक्चरिंग का, वो आपको सोचना चाहिए, राइट। हियर यू कैन सी मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर में दोस्तों। देखो प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोडक्ट होती है दोस्तों, उसको लेके जब हम मैन्युफैक्चर करते वो हुआ आपका सेकेंडरी। जैसे आयरन और निकाला और स्टील बनाया तो स्टील आया मैन्युफैक्चरिंग में। आपने कोल की माइनिंग की और प्रोड्यूस किया दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। तो ये सेकेंडरी सेक्टर दोस्तों, इसमें मैन्युफैक्चरिंग 9.9% से ग्रोथ किया है दोस्तों, ये बहुत बढ़िया। इनफैक्ट ये टाइम पे ग्रोथ वैसे कम होना चाहिए, क्यों कम होना चाहिए, एक्सपोर्ट कम है क्योंकि दुनिया भर में मंदी चल रही है। तो एक्सपोर्ट हमें नीचे खींचेगा ये टाइम पे, वर्ल्ड की मंदी आपके मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ने नहीं दे। पर फिर भी जब भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है इसका मतलब डोमेस्टिक कंजप्शन हमारा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग, राइट। सो 9.9 इज अमेजिंग, जो पिछले साल दोस्तों डिक्लाइन हुआ था, राइट। साथ में इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज आप देखो दोस्तों 7.5% का ग्रोथ, ये भी ओवरऑल जीवीए से शानदार है। तो आपने पावर रिलेटेड देखा कितनी डिमांड खड़ी हुई है दोस्तों, भारत में इतनी डिमांड एक्सपेक्टेड नहीं थी और वो डिमांड को हम पूरी भी कर पा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, राइट। तो ये सेक्टर को भी ध्यान देना चाहिए कि नहीं, आपके पोर्टफोलियो में मैन्युफैक्चरिंग को आपने कितनी वेटेज दी है। अगर 5-10% दी है तो क्या बराबर है। देखो आपका पोर्टफोलियो ओपन करो और फिर सोचो कि क्या मैं प्रॉपर वेटेज दे रहा हूं, मेरे मेरे पोर्टफोलियो में क्या मैंने मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां डाली हुई है।
अगर यस, तो ये फायदा आपको हुआ होगा। ये 10% का ग्रोथ जो इधर दिख रही है, आपको मिला होगा दोस्तों, कोई डाउट ही नहीं है, राइट? इसी प्रकार से ये जो सेकंड सेक्टर मैंने बताया 7.5% ग्रोथ, यस, होना चाहिए। दोस्तों उसी में कंस्ट्रक्शन भी आता है जिसका सबसे शानदार ग्रोथ 9.9, सिमिलर टू मैन्युफैक्चरिंग। तो क्या कंस्ट्रक्शन की कंपनीज है? जब हम बहुत बार एल एंड टी रिलेटेड बात करते, क्यों इतना बढ़िया ग्रोथ आ रहा है? दोस्तों आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? दोस्तों ये मुझे कहने की जरूर है, कोई आके अपने देश के बारे में बुरा भला बोल जाए, पर मेरे तो दिमाग है कि नहीं कि मैं देखूं कि भी आजू बाजू कितने रोड बन रहे, कितनी ट्रेनें दौड़ रही है। कब हमने ऐसी ट्रेन देखी थी दोस्तों? ऐसे ओवर ब्रिज हमने कब देखे दोस्तों, राइट? तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन में भारत कमाल कर रहा है, जो जीडीपी ग्रोथ में रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट? अब ये इतने एयरपोर्ट्स और ये सब अगर ना बने, जहां पे अगर फंडिंग ना हो, तो कहीं और होगा, और वो हो सकता है बेकार जाए। ये प्रॉपर दोस्तों इन्वेस्टमेंट भारत में भी हो रहा है, जो जिससे ही आपकी जीडीपी बढ़ रही है, राइट? और मैं अभी हाईलाइट पे नहीं जाते हुए, सेम मैंने यही चीज वहां पे लिखी हुई है दोस्तों, मैं सीधे सीधा यहीं से आपको टर्शियरी सेक्टर भी बता देता हूँ दोस्तों। टर्शियरी सेक्टर जनरली वो कंट्रीज जो डेवलप्ड होती है, वहां पे सबसे बड़ा दोस्तों कंट्रीब्यूशन होता है इनका, राइट? भारत में भी टर्शियरी सेक्टर का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब ग्रोथ कितना है दोस्तों? ग्रोथ इस साल 7.6%, यानी पिछले साल से कम। पर ओवरऑल जीवीए को टर्शियरी सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अपने पोर्टफोलियो में टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, ये दो सेक्टर को अगर हम प्रॉपर वेटेज देंगे, तो पोर्टफोलियो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, राइट? पर पूरे पूरा अगर प्राइमरी में ज्यादा जोर होगा, तो पोर्टफोलियो कैसा रहेगा? टर्शियरी में क्या है दोस्तों? ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। अब इनका ग्रोथ पिछले साल जबरदस्त था। पिछले साल रिवेंज टूरिज्म, इस बार अभी हमने वंडरला के भी रिजल्ट देखे, आपने इंडियन होटल के भी रिजल्ट देखे होंगे होटल्स में, राइट? तो इस साल थोड़ी नमी है, पूरा ग्रोथ नहीं बोलेंगे, पर जो पिछले साल था वैसा नहीं, राइट? 6.4% का ग्रोथ ये साल का इनका रहा, राइट? फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज में 8.4%, ये भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों कोई डाउट नहीं है, पोर्टफोलियो में एक बड़ी जगह फाइनेंस, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल रिलेटेड सर्विस जो है, इनको होनी चाहिए। 8.4 इज अमेजिंग ग्रोथ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस 7.8%। दोस्तों डिफेंस की कंपनी आपकी, चाहे बीईएल हो या चाहे एचएएल हो, क्या कोई भी कंपनी ऐसी है जिनके रेवेन्यू नहीं बढ़े? अरे क्यों नहीं बढ़ेंगे? इधर देख तो रहे हम लोग, जबरदस्त ग्रोथ है, राइट? तो ये टोटल मिला के हमने देखा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में ये साल सेकेंडरी आउट परफॉर्म कर रही है, पर ओवरऑल दोस्तों टर्शियरी ज्यादा ग्रोथ करती है। तो इंडिया में हमने ऐसे रेगुलेशंस पिछले सालों में कुछ सेट किए हैं, जो आपके सेकेंडरी सेक्टर को ग्रोथ दे रहा है, क्योंकि ये सब अंडर प्रिविलेज था। मैन्युफैक्चरिंग पे कोई फोकस नहीं था, कंस्ट्रक्शन पे कोई फोकस था ही नहीं दोस्तों। तो अब अचानक जब ये सेक्टर में इतना निवेश आया है, तो आप इतना बढ़िया ग्रोथ देख रहे हो, और वो कुछ समय तक देखोगे, राइट? तो ये दोनों ही सेक्टर दोस्तों पोर्टफोलियो के सेक्टर अपने हुए। ऑलराइट, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि सेक्टोरियल क्लैरिटी दोस्तों, यही सब जीडीपी डेटा में चार्ट के साथ भी आपको दिया हुआ है। देखो कितने बढ़िया, कम से कम इससे हमको पता चलता है कि टोटल ग्रॉस वैल्यू जो एडिशन होता है, उसमें बड़े कंट्रीब्यूटर कौन है। जैसे यहाँ मैं देख सकता हूँ, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर टोटल जीवीए में फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विस का सेक्टर है, 23%। तो पोर्टफोलियो में मेरे मैंने फाइनेंस को जगह दी है कि नहीं दी? इंडिया में 23% कंट्रीब्यूट कर रहा है। ग्रोथ भी इनका जबरदस्त है, पोर्टफोलियो में भी जगह चाहिए, राइट? उसी प्रकार से ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, ये जो पूरा सेक्टर है 17%, राइट, कंट्रीब्यूटर है, और ग्रोथ भी है। अब एग्रीकल्चर, लाइफ लॉक, ये प्राइमरी सेक्टर भी कंट्रीब्यूटर है, पर यहाँ पे ग्रोथ नहीं, राइट? सो दिस इज द चार्ट, ये आप देख सकते हो दोस्तों, ग्रोथ भी किधर कितना शानदार है। बहुत ही बढ़िया बार चार्ट में आपको ये डेटा भी दिया हुआ है, तो मुझे कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है कि ये साल कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ने कमाल कर दिया है दोस्तों, राइट? और इन्हीं की कंपनियों ने सब लाइफ टाइम हाई भी तो लगाए, राइट? तो आप शांति से ये सब डेटा गो थ्रू कर लीजिएगा। दूसरी एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, कंट्रीब्यूशन, जैसे 1920 में 20% कंट्रीब्यूट करता था प्राइमरी सेक्टर, वो थोड़ा कम हो गया है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ नहीं है।
राइट। सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीवीए में बढ़ा है, राइट। तो आपके पोर्टफोलियो में भी पिछले 5 4 सालों में सेकेंडरी सेक्टर ने ही ग्रोथ दिया हो, राइट। जो टेरशियरी सेक्टर है, इनफैक्ट ये 4 साल ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि दोस्तों ये सेक्टर में एक बड़ा रोल दोस्तों आईटी भी प्ले करता है, और आईटी को ज्यादातर धंधा आता है बाहर से, राइट। तो इस बार अंडर परफॉर्मेंस वहां पे देखा गया है, राइट। तो उसने नीचे भी खींचा है, पर सेकेंडरी टर्शियरी से अपना पोर्टफोलियो बनाओ, प्राइमरी करो, जगह दो, पर देखो जगह लिमिटेड दो, 5-10% जितनी है। बहुत बड़ा निवेश करेंगे तो पोर्टफोलियो को दोस्तों नीचे खींचेगा, राइट। अब मैं दोस्तों क्वार्टरली डेटा पे आ जाता हूँ। सी क्वार्टरली जीडीपी एंड जीवीए एस्टिमेट्स, जैसे क्वार्टरली 7.8% का ग्रोथ दोस्तों आप देख सकते हो। सो हाउ इज 7.8% ग्रोथ, यू कैन टेल मी। पूरा ग्रोथ है दोस्तों। यही क्वार्टर 4 जो हमारा है, ये क्वार्टर 1 यूएस का है, और यूएस का क्वार्टर 1 1.3 देखा यार, 5 गुना ज्यादा तेजी भारत में है। तो पोर्टफोलियो किधर बनाने का, यूएस का बनाने का कि इंडिया का बनाने का, इधर से ही क्लैरिटी आपको हो जानी चाहिए, बराबर कि नहीं, राइट। सो क्वार्टरली जीवीए के भी डेटा दिए हुए हैं, इसके साथ क्वार्टरली कंपोजिशन, अब इसमें मैं वापस से डीप में नहीं जाऊंगा, पर आखिरी क्वार्टर के सेक्टोरियल ग्रोथ देख लो आप। देखो लास्ट क्वार्टर में भी मैन्युफैक्चरिंग शाइन कर रहा है 8.9%, 8.7% कंस्ट्रक्शन, तो ये दोनों है लाजवाब अभी भी। आप दोस्तों देखोगे मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कुछ फंड्स भी लॉन्च होंगे, क्यों? क्योंकि ग्रोथ है इधर दोस्तों जबरदस्त, राइट। अब ये सब चीज जाने दो, ग्रोथ के डेटा पे दोस्तों आ जाता हूं डायरेक्टली। अब यहाँ पे ये डेटा तो चलो सब हमने देख लिया, अब सीधे सीधा क्वार्टरली डेटा पे आ जाते जो और नीचे दिए होंगे। थोड़ा मैं लार्ज करता हूं ताकि आपको इजीली दिखे। सी करंट प्राइस के डेटा है, राइट। करंट प्राइस पे जीडीपी 23 24 22 23 अभी के दामों पे 9.9% क्वार्टर 4 में दोस्तों आपके जीडीपी में ग्रोथ आया है, राइट। रियल जीडीपी नहीं, एट करंट प्राइस। तो दोस्तों 9.9% यानी आपने जो कंपनीज के रिजल्ट देखे भारत में लिस्टेड कंपनीज, आप क्या उम्मीद करोगे? ग्रोथ नहीं है, बोलोगे यार एक शानदार ग्रोथ है। 10% का अगर जीडीपी बढ़ रहा है, मतलब आपकी कंपनियों के ग्रोथ 12-15% से तो बड़े ही होंगे ना, वो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, राइट। और प्रॉफिट इस बार 20% से बड़े होंगे, क्यों? क्योंकि पिछले साल आपके प्रॉफिट नहीं थे, इन्फ्लेशन खा गया था पिछले साल। ये जो 10% का शानदार ग्रोथ था ना, उसका आपको कोई फायदा नहीं हुआ, इसीलिए पिछले साल पोर्टफोलियो भी डाउन था। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन प्रॉफिट खा गया। ये साल दोस्तों ग्रोथ भी बढ़िया, इन्फ्लेशन डाउन, यानी प्रॉफिट भी बढ़िया, तो बाजार तो दोस्तों बढ़ेगा ही ना, इसमें कोई नहीं, कौन सी नई बात है। तो ये मत बोलना कि बाजार बहुत चला है, बहुत महंगा है, काय का महंगा है। बाजार चला है धंधे और प्रॉफिट बढ़ने की वजह से, राइट। तो यस, बाजार प्रॉपर है दोस्तों, ऑलराइट। दोस्तों और एक हाईलाइट पे मैं आऊंगा जहां पे लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर कंपोनेंट। दोस्तों जो जीडीपी है उसमें एक्सपेंडिचर कंपोनेंट कौन से है? जैसे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसे पीएफसीई कहते हैं दोस्तों, ये 3.1% का यहाँ पे ग्रोथ रहा इस साल। दोस्तों पिछले साल यहाँ पे 5.7% का ग्रोथ था। ये ग्रोथ कम रहा, पर 3.1% तो रहा। सो व्हाट इज प्राइवेट पीएफसीई? दोस्तों जो हम यहाँ के लोग रेसिडेंट जो कंज्यूम करते हैं, आप कहते हैं इंडिया कंजप्शन का कंट्री है, तो कंजप्शन किधर से पता चलता है? पीएफसीई से दोस्तों आप देखते हो कंजप्शन कितना हो रहा है। लेट मी मूव अगेन टू योर जीडीपी डेटा, और हम जीडीपी डेटा में देखेंगे, जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये प्रोविजनल एस्टिमेट किसके है? आपके रियल जीडीपी के, जिसमें आपने देखा था 8.2% का ग्रोथ था, और 173 लाख करोड़ का आपका जीडीपी था एट बेस प्राइस। तो आप पीएफसीई देखोगे दोस्तों 97 लाख करोड़ था, राइट। तो हम ये करीबन कह सकते हैं दोस्तों, भारत का कंजप्शन 50% के करीब है दोस्तों। पीएफसीई जो लोकल कंजप्शन है वो 50% कंट्रीब्यूट करता है। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, राइट। साथ में और एक डेटा भी यहाँ पे जरूर दिया हुआ है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दोस्तों सरकार का कंजप्शन, सरकार के कंजप्शन दो प्रकार के हो सकते हैं,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर हुआ जिससे आप कंस्ट्रक्शन, रोड, बिल्डिंग, यानी जहां पे आप आने वाले समय का इन्वेस्टमेंट देखते हो, ये सब बढ़ेगा, तब जाके तो इंडिया बढ़ेगा दोस्तों। और ये कैसा रहा आप देखो, ओवरऑल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ग्रू बाय 9.5%। अब पिछले साल 10% था, ये साल 9.5% है। ये भी दोस्तों लाजवाब है। ऑलराइट, इसकी और एक तीसरी चीज भी दोस्तों हम देखेंगे, ये है दोस्तों ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। दोस्तों ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ग्रू बाय 33% इन 2023-24 स्लाइटली। अब पिछले साल ये 33.3% था। दोस्तों ये बताता है कि कंजप्शन के अलावा बदले ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ, यानी इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है प्राइवेट कंपनी से, गवर्नमेंट से, पब्लिक से एसेट क्रिएट करने में। तो दोस्तों ये सेगमेंट भी आपको ये बता सकता है कि भी भारत में लोग क्या कर रहे हैं जो पैसा आ रहा है उससे। राइट, तो हमने यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर देखे दोस्तों। इन डेटा के आधार पे देखो, मैंने आउट परफॉर्मर और अंडर परफॉर्मर लिखे हुए। आउट परफॉर्मिंग सेक्टर कौन से कहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग, बने रहो, कंस्ट्रक्शन बने रहो, माइनिंग एंड कोरिंग। ये क्यों? क्योंकि ये दोनों अच्छे चल रहे, तो माइनिंग एंड कोरिंग तो अच्छा ही चलेगा। राइट, अंडर परफॉर्मर कौन? एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। राइट, अब यहाँ पे डिफेंस एंड अदर सर्विसेज नहीं आना चाहिए, ये मैंने गलती की है। 7.8% को हम दोस्तों अंडर परफॉर्मर नहीं कहेंगे। राइट, लेट मी जस्ट रब इट। ओके, सो हमने यहाँ पे आउट परफॉर्मर भी देखे, अंडर परफॉर्मर भी देखे। राइट, और साथ में फाइनेंस भी नहीं भूलना है। यहाँ पे मैंने फाइनेंस भी नहीं लिखा है। राइट, फाइनेंस का भी ग्रोथ कितना था अभी हमने देखा। राइट, तो ये सब अलग अलग सेक्टर हुए आउट परफॉर्मिंग के और अंडर परफॉर्मिंग के। राइट, सेक्टोरियल कंपोजिशन देखे जीवीए में, तो हमारी बात होगी कि प्राइमरी 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेकेंडरी 27 और टर्शियरी 57.7%। दोस्तों कुछ और डेटा मैं आपको बताऊं उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट जानकारी ले लेते हैं जो बहुत जरूरी है दोस्तों। देखो, वो भी आपको जीडीपी डेटा में ही पता चलती है। जैसे यहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा का डेटा दिया हुआ है दोस्तों। जीडीपी पर कैपिटा भी दो प्रकार से दिए जाते हैं। एक जीडीपी पर कैपिटा है बेस प्राइस। राइट, बेस प्राइस यानी दाम ना बढ़े तो मेरी इनकम बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है पिछले दामों के हिसाब से, तो उस केस में जीडीपी पर कैपिटा हमारा 7.2% से बढ़ा है दोस्तों। अगर हम इन्फ्लेटरी निकाल दे, इन्फ्लेशन का तो हमने यहाँ पे उल्लेख ही नहीं किया है, तो भी अगर मेरी इनकम इंडिविजुअल 7% से बढ़ी है, तो इसका मतलब सीधी बात है कि ये प्योर 7.2% हर साल मेरी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ा रहा है। इसका मतलब कि मैं और ज्यादा खर्चा कर सकूंगा अलग अलग चीजों पे। इससे दोस्तों जो देश में ये बढ़ता है, वो देश में दोस्तों कंजप्शन जबरदस्त बढ़ता है। और अगर आप जीडीपी पर कैपिटा एट करंट प्राइस भी देखना चाहो, ये रियल हुआ दोस्तों कि भी एक्चुअल इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा कितना है, तो ये 2,11,000, 2.11 लाख का हमारा जीडीपी पर कैपिटा हुआ, जो 8.6% से बढ़ा है। पर हालांकि ये पूरा फायदा हमें नहीं हुआ होगा 8.6% का। क्यों? क्योंकि महंगाई भी बढ़ती है। राइट, तो उस केस में ग्रोथ देखना है कि भी मेरी इनकम का कितना ग्रोथ हुआ। अगर मैं महंगाई को ध्यान में लूं तो जो रियल जीडीपी पर कैपिटा था वो देखना है। राइट, पर मेरे को एक्चुअल फिगर जाननी है कि भी मेरी इनकम कितनी बढ़ी, मतलब एवरेज इंडियन की इनकम कितनी बढ़ी। तो ये है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारतीय का जीडीपी पर कैपिटा 2.11 लाख का है। राइट, तो जीडीपी ग्रोथ में हम बिल्कुल शानदार है। लेकिन जीडीपी पर कैपिटा अगर हम देखें, ये बढ़ सबसे तेजी से रहा है दोस्तों दुनिया में, पर ये बहुत ही कम है। इसीलिए हम दोस्तों अभी भी लोअर इनकम कंट्रीज में आते हैं और हम मिडिल इनकम कंट्रीज में जा रहे हैं। जैसे चाइना भी लोअर इनकम कंट्री में थी, पर चाइना ने इतना शानदार जो जीडीपी ग्रोथ किया, तो वो लोग
मिडिल इनकम कंट्री में है और मिडिल इनकम कंट्री से दोस्तों हायर इनकम कंट्री की ओर जाएंगे। भारत का भी गोल क्या है? डेवलप्ड इकोनॉमी बनने का। तो डेवलप्ड इकोनॉमी अब कब बनेंगे दोस्तों? आज जो हमारी इनकम है इससे 10 गुनी इनकम चाहिए दोस्तों डेवलप्ड इकोनॉमी में पहुंचने के लिए। तो ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। दूसरी कंट्री भी आएगी नहीं। 1950 से लेके अब तक खाली 12 कंट्रीज अपग्रेड हो पाई है दोस्तों मिडिल इनकम से अपर इनकम जाने में। और 2047 का अगर भारत ने लक्ष्य रखा है अपने आप को डेवलप इकोनॉमी बनाने का, इसका मतलब कि जो फ्यू कंट्रीज पिछले 50 साल में कर पाई, भारत भी वही करे। तो अभी सीधी बात है, इस पे भी बहुत लोग चर्चा करते हैं, नहीं हो सकता है, बराबर है, चलो नहीं हो सकता है तो तुम मानो नहीं हो सकता है, राइट? नहीं हो सकता है तो नहीं है ना, अभी भी कहा है हमारा, राइट? पर यस अगर हम मान के चले कि हम कर सकते हैं और अगर किया तो ये तो लाजवाब बात हो जाएगी, राइट? सो जीडीपी पर कैपिटा भी किधर आता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब ये डेटा कहां से कंपाइल किए जाते हैं दोस्तों? यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, सी मेजर डेटा सोर्स कैसे ये लोग करते हैं, कैसे इनको पता चलता है कि भी इंडिया का ग्रोथ कैसा रहा, कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी को पता, इकोनॉमिक फोरम या आईएमएफ कलेक्ट करती है सारे देश से डेटा। तो वो ये मेजर डेटा सोर्स उनके होते हैं, की इंडिकेटर यूज आईआईपी डेटा जो हर 12 तारीख को पब्लिश होते हैं। तो आईआईपी डेटा से आपको एडवांस में पता चल सकता है जीडीपी ग्रोथ कैसा आएगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, लो अभी हमने आपको मेरे ख्याल से 10 दिन पहले ही बताया था कि भी टोटल लिस्टेड कंपनीज जो है टॉप 400 कंपनियों का ग्रोथ 10% है। तो आपकी कंपनियों का रेवेन्यू ग्रोथ 10% है, तो इधर जीडीपी पर कैपिटा करंट प्राइस भी तो 9% है। बढ़ा कि नहीं? तो ये सब आपको मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक डेटा आए और आप बोलो ऐसा है। ये सब अलग अलग डेटा जो आते हैं इससे आप अनुमान लगा सकते हो। देखो क्रॉप प्रोडक्शन के एस्टिमेट आते हैं, लाइफ स्टॉक एंड फिशिंग के प्रोडक्शन के डेटा, सीमेंट एंड स्टील कंजप्शन के डेटा, रेलवे एंड सिविल एविएशन ट्रैफिक के डेटा, बैंक डिपॉजिट एंड क्रेडिट, गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के डेटा, जैसे अभी जीएसटी का डेटा आया 10% बढ़ के आया। अभी ये तो मई का है, तो अभी सोच लो क्वार्टर वन भी कैसा धमाकेदार रहने वाला है। और आप नेगेटिव होके बैठोगे, नहीं नहीं बाजार तो ऐसा गिरेगा वैसा गिरेगा, भारत में कुछ हो नहीं रहा है। मैं तो 10 साल से ये बातें सुनता हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं। देखो आप जैसों को सब्सक्राइब करोगे वैसों की बात सुनोगे, जिसका सुनो उसका सुनो, लेकिन पोर्टफोलियो बर्बाद मत करना है कि नेगेटिव बात सुन के। क्योंकि यूएस को पता है, दुनिया को पता है, एक ही कंट्री है दुनिया में जो सबसे तेजी का ग्रोथ करने वाली है, भारत। और भारत की नेगेटिविटी फैलाओगे किधर जाओगे? फिर डालो पैसा और जगह पे, राइट? यहाँ पे मैं और एक आपको अपडेट जरूर देना चाहूंगा जो पोर्टफोलियो में काम लगेंगे दोस्तों। ये भी हर बार जीडीपी डेटा के साथ आते हैं। जैसे प्रोडक्शन ऑफ राइस इस साल कम हुआ है दोस्तों, ये इन्फ्लेशन को बढ़ाता है, राइट? अब प्रोडक्शन ऑफ राइस कम है तो इसकी इफेक्ट कौन सी कंपनियों पे पड़ती है? कौन सी कंपनियों का रॉ मटेरियल राइस है, समझना चाहिए, राइट? तो उनके अगर प्रोडक्शन कम है तो उनको ज्यादा पैसा दे के खरीदना पड़ेगा, राइट? प्रोडक्शन ऑफ कोल धमाकेदार है दोस्तों। तो देखो कोल इंडिया क्या परफॉर्म कर रहा है। अब ऐसे देखा जाए तो कोल से प्रोडक्शन लेना बहुत अच्छी बात नहीं है, पर भारत में इतना पॉपुलेशन है, इतना ऐसा वास्ट कंट्री है कि हम खाली रिन्यूएबल के भरोसे नहीं बैठ सकते। रिन्यूएबल 50% हो जाएगा, पर फिर भी कोल की जरूरत पड़ेगी हमें, राइट? सो कोल का ग्रोथ यहाँ पे भी देख रहा है, राइट? प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल 3.3%, सीमेंट देखो दोस्तों 8.5% का ग्रोथ शानदार है। ये आपको अल्ट्राटेक जैसी सीमेंट की कंपनियों में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे ये प्रोडक्शन ऑफ स्टील नहीं है, ये कंजप्शन ऑफ स्टील है, ध्यान रखना दोस्तों। तो स्टील का कंजप्शन तो डबल डिजिट में है 11%, यानी शानदार। पर आप देखोगे जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील के रेवेन्यू तो यार डिक्लाइन जैसे हुए, इस बार इतने अच्छे नहीं रहे। क्यों? क्योंकि दोस्तों चाइना का ग्रोथ कम, चाइना करता तब ऐसा ग्रोथ नहीं कर रहा है। अब वो लोग 50% स्टील प्रोड्यूस कर देते हैं तो अभी डंपिंग तो करना पड़ेगा, तो पूरी दुनिया में माल फेंकते हैं। इंडिया में भी सस्ता होने की वजह से माल बिकता है, राइट? पर इंडिया में कंज्यूम हो रहा है स्टील, इसका मतलब स्टील की कंपनियां पॉजिटिव तो है। मान लो एक्साइज ड्यूटी आई है, अगर सरकार बढ़ा देती है तो वापस से इंडियन माल बिकेगा, राइट? तो स्टील नेगेटिव नहीं रह सकते हम। अब ये तो ठीक है, टेलीफोन सब्सक्राइबर
ऑलरेडी पेनेट्रेट काफी हो चुका है, बहुत ग्रोथ नहीं देखेंगे, पर देखो कॉमर्शियल व्हीकल की बिक्री अच्छी नहीं हुई है, राइट? उसकी इफेक्ट आप आपकी अशोक लेलैंड, टाटा मोटर, उन सबके रिजल्ट पे कॉमर्शियल व्हीकल की इफेक्ट देखते होंगे। लेकिन प्राइवेट व्हीकल पिछले साल भी जबरदस्त बिके थे, 7%। ये साल तो कमाल कर दिया है दोस्तों, 22% ग्रोथ। ये प्राइवेट व्हीकल में दोस्तों टू व्हीलर रूरल इकोनॉमी रिफ्लेक्ट करती है, ये भी इस बार शानदार बिके, फोर व्हीलर भी शानदार बिके। तो ऑटो कमाल कर रहा है, खाली कॉमर्शियल व्हीकल में डिक्लाइन दिखा, राइट? पोर्ट बोर्ड जोरदार, देखो एयरपोर्ट पे जो कार्गो हैंडल होता है बढ़िया ग्रोथ। ये देखो पैसेंजर हैंडल इन एयरपोर्ट, पिछले साल का ये ग्रोथ तो दोस्तों प्रीवियस ईयर, उससे पहले के कोविड के बाद से निकला हुआ साल था। तो ये अचानक वाला साल था, पर ये साल भी 7% का ग्रोथ है दोस्तों। अगर 60% से पैसेंजर बढ़ेंगे, की टिकट थोड़ी थोड़ी बढ़ाई जाए, तो आपको एयरलाइन की कंपनियों का ग्रोथ 15% से कम तो मिलेगा नहीं। देखो इंडिगो के रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट? रेलवेज नेट टर्न और पैसेंजर 5.3% से बढ़े दोस्तों। पैसेंजर 5.3% से बढ़े तो टिकट का ग्रोथ भी इस बार ज्यादा नहीं हुआ है, आईआरसीटीसी का 8% हुआ है। पर जो पैसेंजर आएंगे, खाना खाएंगे, ना पानी पिएंगे, ना तो उनका कैटरिंग का ग्रोथ तो एकदम शानदार रहा, राइट? तो आप रिलेट करो, आईआरसीटीसी में नेगेटिव नहीं रह सकते। चलो प्रॉफिट नहीं बढ़े इन्फ्लेशन से, लेकिन धंधा तो शानदार बढ़ता जा रहा है, राइट? डिपोजिट, बैंक डिपोजिट 13% का ग्रोथ है, शानदार ग्रोथ है। क्रेडिट 16%, मतलब ये हुआ यहाँ पे कि आप बैंक्स के रेवेन्यू 16% प्लस का ग्रोथ देखोगे, जहां पे प्राइवेट बैंक्स 20% का ग्रोथ करेगी, पीएसयू बैंक्स 12% का ग्रोथ कर सकती है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का ग्रोथ भी 20% प्लस रहेगा। तो ये दोस्तों डेटा जोरदार है। डोंट स्टे नेगेटिव इन बैंक्स। खास करके मैं बता दूं, आप नेगेटिव इसलिए रह सकते हो क्योंकि परफॉर्मेंस थोड़ा कम होगा। परफॉर्मेंस कम धंधे की वजह से नहीं है, इंटरेस्ट रेट हाई है, तो स्प्रेड मार्जिन कम मिल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्टेड है। धंधा शानदार है, प्रॉफिट तो अभी आएंगे जैसे रेट डाउन हुए, राइट? तो धंधे इनके जबरदस्त है, यू कैन सी हियर, राइट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पेमेंट एंड सब्सिडीज देखो धीमे धीमे कम कर दी, तो बहुत अच्छी बात है ये तो, राइट? एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विस, इंपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विस। देखो इन्फ्लेशन पिछले साल 6.2 था, मतलब 4 से और 2, 6 के ऊपर का डेंजर जोन, तो लास्ट ईयर डेंजर जोन था, इसीलिए आपके प्रॉफिट टूटे थे। ये साल जो भी मतलब 2023-24 खत्म, 5% का, 4 से ज्यादा है, पर 6.2 से तो कम है ना। तो ये साल मानो इन्फ्लेशन और कम आता है, बढ़िया प्रॉफिट बढ़ेंगे, साथ में इंटरेस्ट रेट भी कम आते हैं, तो प्रॉफिट तो इस साल भी बढ़िया बढ़ने वाले हैं। तो बाजार में नेगेटिव हो क्या आप लोग? देख लेना। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर जीडीपी डेटा दोस्तों। मैंने प्रयास किया कि आपको प्योर पीडीएफ फाइल से समझा सकूं, ताकि अगली बार किसी की जरूर ना। ऑलराइट, सो आई होप क्लैरिटी होगी। मुझे डेटा में जरूर बताइएगा कि इंडियन मार्केट पे इन डेटा के आधार पर आप बुलिश हो कि बेरिश हो। क्या आपको इंडिया से बड़ा बुल कोई भी कंट्री नजर आ रही है? मेरे को तो नहीं नजर आ रही। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।